डैमेज कर दिया। अब इनिशिएटर के बाद क्या आएगा, इनिशिएटर इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर ने क्या करना है, प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे करना है, उसने जो ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स थे जिनमें डीएनए डैमेज हो गया था उनकी क्लोनल प्रोलिफरेशन करा देनी है। तो इस तरह कैंसर फैलता है। ये नहीं होता कि बस आया ट्यूमर सेल्स फैलने शुरू हो गए, नहीं 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 नहीं, पहले डीएनए डैमेज होता है, पहले डीएनए डैमेज होता है, उसको इनिशिएटर करवाता है। लेकिन ऑलरेडी इनिशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो उनको प्रमोटर फॉलो करता है, ठीक है। इनिशिएटर्स आर फॉलोवर्ड बाय प्रमोटर्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, क्लोनल प्रोलिफरेशन करवाते हैं। ये दो एमसीक्यूज हैं, ये आपके क्लियर हो गए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन भी 91 भी और 90 भी। 92 डेफिनेशन है, कल ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप सबको याद करवाई थी। दोबारा हम कर लेते हैं कि जो डेस्मोप्लेजिया है ये नियोप्लेजिया नहीं है। जो डेस्मोप्लेजिया है वो नियोप्लेजिया नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, नॉन नियोप्लास्टिक है। लेकिन फिर इसको प्लेजिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन होती है। फिर डेस्मो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोलिफरेशन है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन है, ठीक है जी। तो नाम उसका बता देता है, नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड डेस्मोप्लेजिया। ये एमसीक्यू रट लें, ये बार बार आया हुआ है, ठीक है। कल भी एक दो बार डिस्कस हुआ है। एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कल मैंने बताया था कि कैंसर सेल्स के जो होते हैं ना उनमें जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो एक था कि कोई कैंसर सेल्स का कोई उसने मैकेनिज्म पूछा हुआ था तो उसमें भी एपोप्टोसिस को पिक करना था। इसी तरह ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है कि उसमें होस्ट की इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ये एक फैक्ट है कि जो एपोप्टोसिस है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसमें होस्ट जो है, जो उसका होस्ट है जिसने उसको बुलाया है, ठीक है, उसकी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। मैं जिस तरह होस्ट हूँ तो मेरी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, ठीक है। बाहर वाली चीज़ों की होंगी लेकिन होस्ट की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अब पेशेंट हैज माइट्रल स्टेनोसिस, कॉज ऑफ एडिमा इन दिस केस इज, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस हो या सीसीएफ हो, ठीक है। मैंने कहा था जब सीसीएफ होता है हार्ट का मसला होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस हो गया, इसमें भी फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो जब भी ये वाले मसले होने हैं ना हार्ट वाले मेनली, ठीक है, तो इन सब में क्या होगा, जो एडिमा का डेवलपमेंट है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होगी। अगर बच्चों में पूछें तो वहां पे प्रोटीन का मसला होगा, ठीक है, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से माइट्रल स्टेनोसिस में एडिमा होगा। ये एमसीक्यू 95 हम कर चुके हैं कि लीवर डिकम्पोजिशन डिजीज में कौन क्या देते हैं, ठीक है। पैम इन कंपैन, कौन सा पैम, ऑक्स वाला पैम, ऑक्सेजीपैम इन कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ व्हाट, लीवर। प्री ऑपरेटिवली लीवर में कौन सी देते हैं, फंटा, फेंटेनिल, ठीक है जी। बंदा परेशान था, उसको ऑपरेशन होना है लीवर का, तो उसको फेंटा दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग नार्कोटिक व्हेन गिवन, सबको समझ आ रही है ना, सबको समझ आ रही है ना कि मैं खुद को पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। मलिक फाद साहब को समझ आ रही है, डॉक्टर सायदा को, डॉक्टर गुलाम फातिमा, डॉक्टर सन्ना, डॉक्टर हिना, डॉक्टर ताहिरा, ठीक है जी, डॉक्टर सुशीला, डॉक्टर ताहिरा। आई जस्ट होप कि ये आप सबका टाइम ज़ाया ना हो, आप सबको एसके जो है वो 1 से 2 बार ही पढ़नी पड़े, वरना रूल ये होता है कि एसके को मिनिमम 4 to 5 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें रिटेन होती हैं। तो मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप सबको मैं एसके इस तरह से रिटेन करवाऊँ कि आपको मेरे बाद एक आधी रीड ही देनी पड़े, ठीक है, आपको चीज़ें याद हो जाएं। Which of the following narcotic when given epidural causes delayed respiratory depression, ठीक है जी। मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये नशेई जो है वो मॉर्फिन के टीके भी लगा रहे होते हैं, तो वो इसका जो होता है ना डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट आफ्टर आरटीए बीपी 80 है, हार्ट रेट 45 है, विच ड्रग शुड बी गिवन टू इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट देने के लिए आप उसको क्या दोगे, अत्रोपा बेलेडोना, एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन दोगे उसका जो है ना हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए। पता ही है सबको कि एट्रोपिन वो जो हम एक वो फार्मा में एक वो इसका वो भी किया था मेंडेक पे वो प्रैक्टिकल। to treat acetaminophen poisoning, which antidote is used? For acetaminophen and acetylcysteine, for acetaminophen and acetylcysteine, for acetaminophen and acetylcysteine, ये उसका होता है एंटीडोट।
अच्छा एक ना एमसीक्यू और आता है सीपीएसपी में कि एक बंदा है वो बेहोश पड़ा हुआ है और उसमें एस्प्रिन की बोतल उसके पास पड़ी हुई है, ठीक है। अगर एस्प्रिन की बोतल पड़ी हुई है तो डेट मीन्स एस्प्रिन टॉक्सिसिटी, उसने एस्प्रिन ले लिया है बहुत ज़्यादा। तो उसमें आपने एन एसिटाइलसिस्टीन नहीं पिक करना, उसमें आपने बाइकार्ब को पिक करना है, ठीक है जी। फॉर एसिटामिनोफेन एंड एसिटाइलसिस्टीन, एसिड के लिए एसिड, ठीक है, एसिड के लिए एसिड। वेंट्रिकुलर फिलिंग इन ईसीजी, वेंट्रिकुलर, अगर वो सारा आपको ग्राफ याद है तो आपको पता होना चाहिए ईसीजी में जो है ना टीपी सेगमेंट जो होता है ना वो वेंट्रिकुलर फिलिंग को शो कर रहा होता है। ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन अक्रॉस मेम्ब्रेन इज बाय, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन होती है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा, इसके साथ ही हम एमसीक्यू करते हैं कि ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होती है, लेकिन किस तरह, कौन सा पंप होता है, कौन सी चीज होती है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये भी एमसीक्यू है जी, ये भी एमसीक्यू है SK17 का। मेरा फोकस यही होगा कि आप सबको एक तो चीज़ें जो हैं वो सर्च ना करनी पड़े, ठीक है, उसमें बाइकार देंगे जी, डॉक्टर सुशीला दी उसमें बाइकार देंगे। एक आपको चीज़ें सर्च ना करनी पड़े, दूसरा आपके एमसीक्यूज में रिलेट करवा दूं जो सेम सेम आए हुए हैं, जो थोड़े बहुत जिनमें डिफरेंस है, ठीक है। और तीसरा ये कि आपको चीज़ें रिटेन करवा दूं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है। कॉन्सेप्ट तो आपके बहुत सारे, आपके हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा इधर मकसद सिर्फ ये है, ठीक है, आपका टाइम बचे और आपको चीज़ें जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाए, वरना एमसीक्यू एक दफ़ा पढ़ें तो वो इस तरह से याद नहीं होते, ठीक है। तो काइंडली जो है ना अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ ये क्लास लाजमी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एफसीपीएस के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफ नॉर्मल ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में अबनॉर्मल होता है। फिब्रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि एट्रियल पूरी तरह वो मूवमेंट नहीं होती, वो सिर्फ फड़फड़ाता है, फिब्रिलेट करता है, ठीक है। तो उसमें जो हार्ट साउंड है ना वो उसकी आवाज़ ठीक नहीं आती, बस कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, फर्स्ट हार्ट साउंड अबनॉर्मल इन फिब्रिलेशन, उसमें सिर्फ वो फड़फड़ाता है, ठीक है, उसकी पूरी साउंड नहीं आती, ठीक है। एक तो होता है ना पूरा गज बरसना, वो नहीं होता, सिर्फ फड़फड़ाता है, फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड अब नॉर्मल हो जाएगा इसमें, अगर ये याद रहेगा तो याद रहेगा एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हेलोजन कॉजेज राइज इन टेम्परेचर अप टू 105, मैकेनिज्म इज इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, 105 हो गया, क्यों हो गया भाई, हीट जनरेशन हुई, किससे हुई, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से इतनी ज़्यादा हीट जनरेशन हुई कि उसका 105 जो है ना वो टेम्परेचर चला गया, और ये किस वजह से गया, हेलोथेन की वजह से, ठीक है, हेलोथेन की वजह से, एनेस्थेटिक है। वी ओवर क्यू रेशियो इज लेस देन 1 इन फिजियोलॉजिकल शंट, लेस देन 1 जो है वो फिजियोलॉजिकल शंटिंग में होती है वी ओवर क्यू रेशियो, ठीक है। वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो, ठीक है, वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो जो होती है वो लेस देन 1 हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई शंटिंग हुई हुई है, लेस देन 1 इज